नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और मरुधरा की बात में आज हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठाव पटक। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, दो उप मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी की बात आ रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी कहा जा रहा है कि बदले जा सकते हैं और भी बहुत कुछ। कैबिनेट विस्तार अगर होगा तो किस तरह होगा, ये सवाल, ये कयास विधानसभा के गलियारों में लगाए जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ 4 दिन की कार्यवाही के दिन जो है वो अब बचे हैं विधानसभा के पास। कांग्रेस, अगर हम सरकार की बात करें राजस्थान में, वही संगठन में प्रदेश के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने आज पीसीसी में सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से इशारा किया, संकेत किया कि जो पार्टी में गुटबाजी चल रही है अब उसे बंद करना होगा, कम करना होगा, उससे हम चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव में जीत हासिल कैसे करें, इसका जो मंत्र आज दिया गया है वो कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा की तरफ से दिया गया। और उस मंत्र के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे इस बात को आगे बढ़ाएगी, ये हम विस्तार से जानेंगे। हमारे पास मेहमानों का विशेष पैनल, मुराद अली जी इस वक्त बीजेपी से है, पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से, गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी शिवत्सन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में पौरुष भारद्वाज जी आपसे करना चाहूंगी। सुखविंदर सिंह रंधावा जी ने आज क्या कहा, विस्तार से बताइए सर। देखिए मैडम, आज हमारे जो हमारी कार्यकारिणी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नई कार्यकारिणी घोषित की गई है और जो 25 नए जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हैं, तो आज उनकी बैठक थी। और ये चूंकि चुनावी वर्ष है तो इस तरह की बैठकें लगातार जारी रहेगी। और ना अभी कल परसों भी ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक थी, इससे पहले बिरला ऑडिटोरियम में करीब 1-1.5 महीने पहले मंडल अध्यक्षों की बैठक थी। उसी क्रम में आज जो है जिलाध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी की बैठक थी। तो उसमें सामान्यतः वही सब बातें जो होती है चुनावी वर्ष में होती है। जो हमारे जो माननीय प्रभारी जी रंधावा जी हैं, तो वो हमें जो कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पदाधिकारी है, उनको एक जीत का मंत्र दे करके गए। जो जैसा कि सभी पार्टियों में होता है, जो कैप्टन होता है टीम का और जो बड़े होते हैं तो वो मोटिवेट करते हैं। जो उस तरह की जो चीजें नॉर्मली जो होती है वो चीज हुई, कुछ विशेष वो चीज उसमें ऐसी कुछ बात नहीं थी। अच्छा, मतलब कि पार्टी में गुटबाजी को दूर करने का अगर मुखिया पार्टी का कहता है तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, ये रूटीन है। नहीं, देखिए मैडम, गुटबाजी वाली जहां तक बात है तो देखिए, एक मतभेद, एक राजनीति में शब्द होता है कि मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और देखिए, कांग्रेस जो एक पार्टी रही है, इसका जो आप हमारे संविधान कांग्रेस पार्टी का पढ़ेंगे तो हम पूरी तरह एक तरीके से भारत के संविधान को ही हमने कांग्रेस के संविधान के रूप में अडॉप्ट किया है हमने। तो हम लोग जो है, हमारे चाहे कोई कार्यकर्ता हो चाहे हमारे नेता हो, तो उनको हम अनुशासन के नाम पर उनके मन की बात नहीं सुनने वाली स्थिति नहीं आने देते हम लोग। हाँ, यह चीज जरूर है कि हम लोगों को, सबको, जब पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे हम पार्टी नेता हो, हम लोगों को सबको अपनी सीमा रेखा हमें पता होती है कि हमें किस मंच पे हमारे मन की कोई बात कहनी है हमें, और आला कमान तक वो बात पहुंचे या सरकार के मुखिया जो भी हों वहां तक हमारी बात पहुंचे। और किस जगह जाकर के हम लोगों को एक होकर के देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना है। तो इस सब जी चीजों का हमें भान होता है। तो जी, गुटबाजी कितना वाली बात एकजुट मैं हो सिरे पाई से है खारिज कांग्रेस करता हूँ। पार्टी, कितना एकजुट हो पाई है कांग्रेस पार्टी, ये हम समझेंगे आपसे। लेकिन इसके पहले हमारे सहयोगी शिवत्सन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शिवत्सन जी लगातार राजस्थान की राजनीति पे नजर बनाए रखते हैं। आज कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा जी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, श्रीवत्सन जी, ये संदेश किसको देने की कोशिश की गई है प्रभारी की तरफ से? मीना जी, देखिए, संदेश सीधे तौर पर उन कांग्रेस के नेताओं के लिए है जो कि पिछले, या कहें कि साल 2020 के बाद अलग थलग होकर काम कर रहे थे। क्योंकि उस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक तरह से कहा जाए तो मनभेद भी थे, मतभेद थे, अदावत थी, बगावत थी, सब कुछ बातें थी। तो आज अब सब कुछ कांग्रेस में ठीक होने जा रहा है। तो ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से साफ कर दिया गया कि अब तक जो चलता रहा वह अब भूलकर आगे बढ़ना ही होगा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि अब इंडिविजुअल ये अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक अलग अलग बयानबाजी करते थे, अलग अलग नेता के पक्ष में बोलते थे, दूसरे नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता के खिलाफ कई बार काम भी होता था। तो इस बार
साफ कर दिया गया कि अब चुनावी मोड में आ चुकी है पार्टी पूरी तरह से, और इन सब चीजों के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन आज की जो बैठक थी वो सबसे अहम मानी जा सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को 3 साल हो गए हैं अध्यक्ष बने। क्योंकि साल 2020 में जब सचिन पायलट की बगावत सामने आई थी अपनी ही सरकार के मुखिया के खिलाफ, तो उन्हें हटा दिया गया था और उनके पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाया गया था। 3 साल तक वे अपनी एक फुल फ्लैश्ड कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे थे, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से जिला अध्यक्ष बन चुके हैं और खुद गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अब उस तरह से काम नहीं चलेगा जैसा अब तक होता आया है। 7 दिन के भीतर सभी जिला अध्यक्षों को अपनी कार्यकारिणी भी बनानी पड़ेगी। और उन्होंने एक शब्द और बोला है कि अब तक जो अध्यक्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दबाव डालकर या अपने नेता की सिफारिश से बन जाते थे और वे काम नहीं करते थे, पार्टी के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्षों का, उस ग्रुप में वे जवाब तक नहीं देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। यदि कोई जिला अध्यक्ष काम नहीं करेगा तो सीधे तौर पर उसकी जगह कार्यकारी जिला अध्यक्ष नियुक्त करके वे अपना कामकाज शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं है पुरानी बातों को सोचने या पुराने ढर्रे पे काम करने के आधार पर जो पिछले 3 साल तक चलता रहा। तो कुल मिलाकर रंधावा जी की बात की जाए या गोविंद सिंह डोटासरा की, उन्होंने साफ तौर पर आज एक रोड मैप बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दिया है। अब यही देखना होगा कि पदाधिकारी कितनी एकजुटता के साथ अपनी ही सरकार की योजनाओं को, कांग्रेस सरकार की नीति सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाते हैं। जी शिवदर्शन जी, खुद गोविंद सिंह डोटासरा 3 साल तक अपनी टीम नहीं बना पाए और वो दूसरों को संदेश दे रहे हैं या अपने ही अधीनस्थों को या अपने ही कांग्रेस पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि पिछले 3 साल जो हुआ वो नहीं होगा। काफी कुछ मतलब बड़ी ही दिलचस्प राजनीति एक तरह से कहना चाहिए है ये, कि जो काम वो खुद नहीं कर पाए वो अपने अधीनस्थों को कह रहे हैं। मुराद अली जी, स्थितियां कोई बहुत कुछ आपके यहाँ भी बदली हुई नहीं है, लेकिन हाल ही में आपने अध्यक्ष बदला था, कार्यकाल गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी पूरा हो चुका है। तो कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए माफ कीजिए, ये तो उनका विषय है, लेकिन आपके यहाँ भी बहुत कुछ चल रहा है। वसुंधरा राजे से लगातार एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो रही है और अब जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। तो गुटबाजी जैसे कांग्रेस के प्रभारी ने एक स्पष्ट रूप से कहा है, आपके यहाँ भी कुछ स्पष्टता होगी आने वाले दिनों में? देखिए मीना जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में और कांग्रेस के ढांचे में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ जो जिस तरीके की संगठन की गतिविधियां संचालित होती है वो पूरे 365 दिन 12 मास चलती है। इनके यहाँ तो देखिए चुनाव का मौसम देखकर इन्होंने नए नए फरमान जारी किए हैं, ये इनका एक अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक सतत प्रक्रिया है मीना जी, और इस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेताओं के मुंह की ओर नहीं देखता, नेता कार्यकर्ता की ओर देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की स्थिति बड़ी अजीब है, अलग है। अलग इसलिए कहूंगा मैं कि मोदी जी ने और जेपी नड्डा जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राजस्थान में जो है मोदी जी का विकास रोल मॉडल होगा, और यहाँ के जो सीएम फेस और ये जो गुटबाजियों की जो बात थी उस पर वही उसी दिन पूर्ण विराम लग गया था। और उसके बाद देखिए हमने कांग्रेस के फेलियरशिप को, कांग्रेस के जिन मुद्दों पे कांग्रेस सरकार विफल रही है, और माफ कीजिएगा मैं कांग्रेस सरकार बार नाम ले रहा हूं, लेकिन ये सरकार असल में तो है निर्दलियों की सरकार। इस सरकार की विफलताओं को लेकर जिस तरीके का रोड मैप भारतीय जनता पार्टी में तैयार किया है, उसका आगाज 16 तारीख को जेपी नड्डा जी स्वयं करने जा रहे हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और निश्चित तौर पे एक नहीं सहेगा राजस्थान की एक थीम पे, एक तर्ज पे एक बहुत बड़ा एक प्रदेश व्यापी अभियान जो है इस सरकार के खिलाफ छेड़ा जा रहा है, जो कि आपने अभियान और नए नए स्लोगन। चुनावों से पहले अक्सर स्लोगन्स की चर्चा होती है, इस बार बीजेपी स्लोगन दे रही है, नारा दे रही है, अभियान जिसे नाम दे रही है, और वो है नहीं सहेगा राजस्थान। राजीव तिवारी जी, कितना सह चुका है राजस्थान और अब क्या कुछ नहीं सहेगा? ये तो आने वाले दिनों में बीजेपी के अभियान से समझ में आएगा कि वो क्या कुछ नहीं सहने देना चाहते हैं राजस्थान की जनता को। लेकिन शिवदर्शन जी ने जो बात कही थी और जो कांग्रेस के हालात हैं और जो रंधावा जी आज जिस तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, राजीव तिवारी जी कांग्रेस का कार्यकर्ता, क्या वाकई में उन दोनों की बात को
जो एक तरह से मंच से दी जाने वाली सीख और नसीहत होती है, आदर्श वाक्य होते हैं, उसे प्रैक्टिकल ग्राउंड की रियलिटीज के साथ अडॉप्ट कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक दलों के साथ अब ऐसा हो गया है कि जो भी आगे चीज बढ़ानी होती है, जो सीख देनी होती है कार्यकर्ताओं को, वो उनकी खुद की नहीं होती है, उनको भी कहीं से प्राप्त हुई होती है। अभी आप ही ने कहा था कि 4 साल में 3 साल में वो उनको अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए और उसके बाद 8 दिन में वो चाहते हैं। तो कांग्रेस की तो आप देखिए कि पिछले इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में कितना समय लग गया था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनने में इनको कितना समय लग गया था। तो ये तो एक इन लोगों की प्रक्रिया है इस तरीके की कि जब समय आएगा हम कुछ ना कुछ एक निर्णय करेंगे और उसको लगातार थोप देंगे। और जहां तक आज रंधावा जी ने बोला है और जो भी नसीहतें दी हैं, तो रंधावा जी को कितने समय हो गया यहाँ पे आए प्रभारी बने हुए, तो अभी तक उनकी कोई भी एक ऐसी बात प्रभावी उन्होंने नहीं बोली है जिससे कि लगे कि कार्यकर्ताओं के बीच में कोई नया जोश पैदा होगा, नया कोई वो इस तरीके से जोश में भरकर पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, जरूर है, सरकार की योजनाएं जो हैं उनका असर जरूर पड़ा है, लेकिन पार्टी को जो नुकसान होगा वो गुटबाजी का होगा इस चुनाव में सबसे ज्यादा, और वही स्थिति बीजेपी की भी रहेगी। अब नड्डा जी आ रहे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। भाई, राजस्थान ने क्या कब से सह रहा है? राजस्थान तो 75 साल हुए सहते हुए, जनता सही रही है। और आज जो मैं न्यूज़पेपर्स में नड्डा जी की जो खबर पढ़ी थी कि वो आ तो रहे हैं बीलवा में और उनके लिए भीड़ जुटाने के लिए 8 विधानसभा क्षेत्र और जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उनको डर हो गया था कि वहां पे भीड़ ही नहीं जुटेगी। और दूसरी चीज, आप जनता को भीड़ जिस दिन कह दिया आपने, मतलब आपके मन में जनता की कोई अहमियत नहीं है, उसको आप सिर्फ एक वोट समझ रहे हैं, उसको भीड़ समझ रहे हैं, उसके लिए टारगेट दे रहे हैं कि 10,000 तुम ले आना, 10,000 तुम ले आना। यानी कोई भी श्रोता अपने स्वस्फूर्त वहां नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज को अब सोचना चाहिए कि जनता से जुड़े वो, और जनता से जुड़ेंगे कैसे और जनता उनसे कैसे जुड़ेगी, इस चीज पर ध्यान देना चाहिए बनिस्पत अपनी लड़ाई झगड़े और ये सारी चीजें हैं। तो आप वो पार्टी में सब चलता है, करिए, आप झगड़िए भी, पद के लिए भी लालसा रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन आपका मेन टारगेट तो जनता की भलाई होना चाहिए ना। आप जनता को तो कुछ समझते ही नहीं है। आप जो भी कुछ करेंगे वो दूसरे लोगों के मतलब अपने पार्टी और अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और कांग्रेस को जो नुकसान होगा, ये जो मतभेद और मनभेद की बात करते हैं, वो मनभेद भी है और मतभेद भी है, सब कुछ है। तो कांग्रेस के नुकसान की भरपाई कांग्रेस, राजीव जी, कांग्रेस के नुकसान की भरपाई करने में कम से कम रंधावा तो सफल नहीं हो पाए। आपने बहुत अहम बात, इंपॉर्टेंट बात, और शायद राजनीति के जानकार जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं और जो कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए राजस्थान में और बाहर है, वो सब इस बात को महसूस भी कर रहे हैं कि रंधावा जी आकर कुछ कमाल कर नहीं पाए। भले ही आपने बदल दिया अपना प्रभारी, जब अशोक गहलोत को अध्यक्ष राष्ट्रीय बनाने की बात हुई थी, उसके बाद उनकी भूमिका को लेकर जो कुछ किस्से कहानी हुए, लेकिन आपने कुछ बहुत करिश्मा आप भी करने में सफल नहीं हुए। गुलाब बत्रा जी, क्या वजह रही होगी, क्या मजबूरियां रही होंगी, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है या जिस तरह से आलाकमान की वर्किंग की स्टाइल है, जिस तरह से वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पाता है, उनको चीजों को, बातों को लिंगर ऑन करने की जो वहां एक तरह से आदत पड़ गई है, कांग्रेस के भीतर की लीडरशिप भी कुछ लोग जो है वो इस ऐसे माहौल को बनाए रखते हुए ही अपने हित साधते रहते हैं। ये अपने हित साधने की जो कोशिश है, उसमें जिसका हित पूरा हो रहा है वो इसी तरह से लिंगर ऑन करते रहता है। सुखविंदर सिंह रंधावा भी उन्हीं में शामिल हो गए। गुलाब बत्रा जी, राजस्थान की राजनीति इस समय एक नए और दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है पिछले कुछ वर्षों से, और राजनीति में एक नया जुमला जुड़ा है, वो है लाभार्थी। राज्य सरकारें, चाहे भाजपा की सरकार हो केंद्रीय स्तर पर या विभिन्न राज्यों की सरकारें, उन्होंने जो एक लाभार्थी के माध्यम से और एक नया मतदाताओं का एक वर्ग खड़ा करने की तैयारी की है।
उस संदर्भ में अगर राजस्थान में देखें तो अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और मैं समझता हूँ पहली बार उन्होंने अपनी सरकार को रिपीट करने का, यानी पिछले 25 वर्षों में राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का क्रम बना रहता है। अशोक गहलोत ने पहली बार और सरकार को रिपीट करने का जो एक दावा शुरू किया और उसके बाद घोषणाओं की, और जिस तरह के छक्के पर छक्के लगा करके उन्होंने एक लाभार्थी ग्रुप खड़ा किया है। उस लाभार्थी ग्रुप में के साथ साथ इधर जो अगर कांग्रेस संगठन की बात करते हैं तो अभी जो कि चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है, उस चुनाव के मौसम में टिकटार्थी, इधर एक लाभार्थी है, इधर टिकटार्थी है। तो टिकटार्थी का एक जो आज रंधावा साहब ने और एक गुरु मंत्र दिया है उनको कि हमें जीतना भी है और जिताना भी है। अब किसको जीतना है और किसको जिताना है, ये एक बड़ा टेढ़ा सवाल है। उस सूरत में कि जहाँ सरकार पिछले 3 वर्षों से अपने अंतर विरोधों से, पार्टी के संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर अंतर विरोधों से जी रही है, सरकार चल रही है, उसके सामने जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उधर अगर पार्टी के राष्ट्रीय हाईकमान पर देखें हम, जैसे अभी भाई राजीव तिवारी ने भी कहा और अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि 3 साल हो गए, 3 साल में और संगठन राजस्थान का ढांचा नहीं खड़ा हो पाया। और अब आपने अभी 25 अध्यक्ष बनाए हैं, कार्यकारिणी बनाई है, उन कार्यकारिणी के बाद नजर दौड़ाएं तो क्या स्थिति है। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी आदमी हैं, उसमें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के भी आदमी हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के आदमी है और असंतुष्ट नेता सचिन पायलट के भी आदमी हैं। जो स्थितियां ये बन रही हैं, जब मनभेद और मतभेद की बात राजीव तिवारी ने भी कहा, ये स्थितियां हैं। जब ये स्थितियां बनेगी, यानी कांग्रेस का कोई कांग्रेसन कोई नहीं है, ये अशोक गहलोत का आदमी है, ये डोटासरा का आदमी है, सचिन पायलट का आदमी है, या सीपी जोशी का आदमी है। जब ये स्थितियां उत्पन्न होंगी तो कहाँ, जब रंधावा साहब कह रहे हैं कि हमें जिताना भी है और जीतना भी है, किनको आप जिताएंगे और किनको जीतने का मंत्र दे रहे हैं आप। अभी डोटासरा साहब ने पिछले हफ्ते ये कहा, उन्होंने ये आश्वासन दिया है, प्रेस के माध्यम से भी कहा है, कांग्रेस जनों को भी कहा है कि हम सरकार आने पर 3 महीने में सारे बोर्डों की नियुक्तियां कर देंगे, ये कर देंगे सारी। यानी आप पिछले 5 सालों में अभी तक कितने बोर्ड और नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, यानी कृपा पात्रों पर तुरंत और नियुक्तियां हो जाती हैं, जिसको अगर इच्छा है, अगर मर्जीदान है तो राजी है। तो ये स्थितियां जो बनती जा रही हैं, उस स्थिति में चाहे पार्टी का हाईकमान हो या प्रदेश का संगठन नेतृत्व हो और सत्ता का जो ये संतुलन जो है बिगड़ा हुआ है, उस स्थिति में जीतना और जिताने वाली बात, उसके सामने एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। जैसे भाई राजीव तिवारी ने भी कहा, यानी आप 7 दिन में जुम्मा कैसे संगठन को खड़ा कर लेंगे। और एक तरफ मुख्यमंत्री ने कह दिया कि टिकट जो है 2 महीने पहले दिए जाने चाहिए। और हकीकत क्या है, जिनको टिकट का इशारा मिला या जिनको विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा, वो जाके हाईकमान और मुख्यमंत्री या बाकी लोगों से कहता भी हमें उम्मीद मत घोषित करिए, अगर आज हमने टिकट का घोषणा कर दी तो हमारा मीटर चालू होने वाला है, वो खर्चा हम कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। तो वो स्थिति भी है कि वे 2 महीने पहले की बात मुख्यमंत्री ने और यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में ये बात कह करके कोहनी में गुड़ लगाने की कोशिश की कि कौन कितने दावे के साथ अपने टिकट के लिए आता है। जो टिकटार्थी का एक नया और गुट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और फिर टिकट अगर अमुक स्थान पर मिल गया तो उसके पीछे जो कार सेवक लगेंगे, वो स्थिति बनेगी सारा। अब जैसे संगठन की बात आती है, पूर्वी राजस्थान में जहाँ पिछले चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, उसकी तुलना में कांग्रेस को भारी प्रचंड बहुमत मिला पूर्वी राजस्थान में। अब पूर्वी राजस्थान का एक छोटा सा उदाहरण, भरतपुर जिले में कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया, लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया वो पहले सचिन पायलट समर्थक थे, उसको उठा करके दूसरी जगह जो मुख्यमंत्री के समर्थक माने जाते हैं उनको लगा दिया गया। संभाग की अगर भरतपुर, ऐसे पूरे राजस्थान का अगर दृष्टिकोण देखें तो जो भी पदाधिकारी बनाए गए हैं वो किसका आदमी है, कांग्रेस का नहीं, वो है ना किसी नेता का, इस गुट का है, इसका। ये स्थिति जब बन रही है तो मैं नहीं समझता कि जो जीतने वाली और जिताने वाली बात है उसमें कोई वजन आएगा। अब चूंकि प्रभारी है रंधावा साहब, उनका अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वो निभा रहे हैं, वो कितने सफल हो पाएंगे और कांग्रेस जन उसको कितना अंगीकार कर पाएंगे, ये एक सवाल है हमारे सामने। जी, गुलाब बत्रा जी ने जिस बात का जिक्र किया है भरतपुर संभाग का हवाला देते हुए, वैसे ही शांति धारीवाल के बेटे को भी जगह दी गई है कार्यकारिणी में।
तो पौरुष भारद्वाज जी, एक तरफ शांति धारीवाल के को दिल्ली की बैठक में नहीं बुलाया गया, एक तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनकी सारी मांगों को मान लिया गया है, एक तरफ जो लोग मुख्यमंत्री के एकदम विश्वस्त लोग हैं और जिन्होंने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की जब पैरवी हो रही थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाने की तो जिस तरह से खिलाफत हुई थी, उन लोगों को जगह देकर मतलब कहाँ गुटबाजी खत्म हो रही, तो गुटबाजी बढ़ने की तरफ जा रही है। एक तरफ एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि प्रभारी रंधावा क्या वजह है कि अपने कार्यकाल में कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे, कुछ ऐसा संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि उनको कार्यकर्ता उनको गंभीरता से ले भी। देखिए मैडम, ये जो तमाम आपने जो बातें कही, ये सब एक तो या तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की उपज है या फिर जो मीडिया के द्वारा लगाई जा रही अटकलें हैं। मैंने आपसे, जैसा मैंने पहले भी कहा और आपसे पहले तमाम मीडिया चैनल्स में डिबेट चलती थी, जब आप माननीय सचिन पायलट जी वाला मामला होता था, तो मैं सबको इस बात को शुरू से कहता आया हूँ कि देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी में सिस्टम ही एक ऐसा है, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोग किसी के कुछ कहने में पाबंदी नहीं लगाते। संगठन के किसी नेता के खिलाफ आपको कुछ बोलना है तो आप संगठन के भीतर उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आपको सरकार के खिलाफ कुछ बोलना है, यदि जनहित में कोई बात ऐसी होती है, देखिए जो सरकार में बैठे लोग हैं, संगठन में बड़े जगह बैठे हुए लोग हैं तो इंसान ही ना, वो गलतियां उनसे भी हो सकती है या कुछ कमियां उनसे भी छूट सकती है। तो उनकी तरफ जो दूसरे जो लोग हैं उनको ध्यान क्यों आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए, मुझे बताइए आप। क्या अगर कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी अगर गलतियां कर रहा है तो क्या उसको लगातार गलती करने दें? उसको क्या किसी संगठन के किसी कार्यकर्ता को, नेता को उसके साथ ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं कराना चाहिए? और अगर गलती सुधार कराने के लिए कोई किसी चीज को कहता है तो उसमें गुटबाजी की बात कहां से आ गई, ये बताइए मुझे आप। और मैं आपसे, जैसा कि मैं शुरू से कहता आया था, जब पायलट साहब वाली बात चलती थी तभी भी मैंने आपसे ये चीज कही थी कि देखिए कोई गुटबाजी नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होना बड़ी बात नहीं है, और मतभेद होना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मृत्यु प्राय लोकतंत्र वहां हो जाता है कि जहां पे डिक्टेटरशिप होती है और एक आदमी बोलता है, सब उसको बिल्कुल 100% उसको फॉलो करते हैं। लोकतंत्र को परेशानी वहां होती है। आप देखिए कर्नाटक वाले मामले में आपसे कहना चाहूंगा, जब कर्नाटक में इलेक्शनों में हमने एंटर किया, उस समय तमाम मीडिया चैनल्स ने यह बात बोली, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बात बोली कि साहब वहां पे इनके सिद्धरमैया का डीके शिव कुमार जी का झगड़ा है, वहां तो ये लोग आपस में लड़के निपट जाएंगे। फिर जैसे चुनाव आए, मैं खुद कई टीवी चैनल्स पे डिबेट में गया, वहां पर ये वहां के एंकर से बात उठाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई, मैंने उनसे कहा कि आप इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। कांग्रेसी व्यक्ति जो होता है वो अपने मन की बात कहता है तो उसको अपनी सीमाओं का भी पता होता है और उसको ये भी पता होता है कि उसको किस जगह आकर के उनको सबको अपने तमाम मतभेद भूल करके एक होकर के देश की जो विघटनकारी जो शक्तियां हैं, जो देश को, जो संविधान को जो बिल्कुल तोड़ने मरोड़ने पर लगी हुई है, जो देश के भाईचारे को बिल्कुल समाप्त करने पर लगी हुई है, जब इनसे लड़ाई की बात आएगी तो निश्चित तौर पर हम लोग एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी फिर वो एपिसोड शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि साहब बघेल साहब के टीके सिंहदेव जी के मतभेद है, वहां पे हमने इनको जवाब दिया। फिर राजस्थान में बार बार बात आती कि साहब सचिन पायलट जी नई पार्टी बना रहे हैं, सचिन पायलट जी आज ये करने वाले हैं, आज वो करने वाले हैं, फिर देखिए अब सबके फिर मुंह बंद हो गए। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूँ। और जैसा कि दूसरी बात आपने कही कि जो हमारे प्रभारी जी हैं वो फेल हुए, मैं किसी भी स्तर पे प्रभारी जी को फेल क्या, मैं बल्कि मैं उनको 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूंगा। प्रभारी जी, हालांकि अब से पहले भी जो प्रभारी है बहुत अच्छा है, परंतु प्रभारी जी का इनका सीधी कनेक्टिविटी आम कार्यकर्ता से, मैं स्वयं कई बार मिला हूं प्रभारी जी से, और मैं ही नहीं, मैंने बिल्कुल जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, जो वार्ड के छोटे कार्यकर्ता होते हैं, मैंने उनको भेजा, उनकी कई उनके संगठन को लेकर शिकायतें होती थी, कई और किसी मामले में शिकायतें थी, मैंने उनको कहा कि जाइए प्रभारी जी आए हुए सर्किट हाउस में जाकर मिलकर आइए, वॉर रूम में जाकर के मिलकर आइए। निश्चित तौर पर वो लोग गए, प्रभारी जी ने उनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उनकी बातें सुनी, उनकी लिखी और कईयों का समाधान भी करवाया। देखिए प्रभारी जी की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाना मैं नहीं समझता कि ये न्यायोचित होगा। और रही बात कांग्रेस संगठन की, मैं आपको वापस कह रहा हूं, अब पायलट साहब वाला पहले आप लोग एपिसोड सब लोग उठाते थे कि भाई पायलट साहब की गुटबाजी है, वो चैप्टर खत्म हो गया, बताइए कहां है गुटबाजी? और अगर आप इनको सब जो छोटी मोटे प्रकरण होते हैं इनको आप गुटबाजी कहते हैं, तो बीजेपी में हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री पद के दो कथित तौर पर 2 दावेदार थे, इनका तो 8 दावेदार बैठे हैं, बताइए आप मुझे। इनका तो अभी तक स्थिति हुई, इनका तो प्रदेश अध्यक्ष अभी नए बदले। पौरुष भारद्वाज जी, आप जी। 2 ही मानते हैं क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार आपके यहाँ? नहीं देखिए, नहीं ये मैं जो मैंने मैडम कथित शब्द का इस्तेमाल किया, जो गुटबाजी के बारे में जो तमाम जो पर्यवेक्षक जो होते विचारक होते थे, राजनीतिक विचारक होते थे या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बात उठाते थे, मैंने कथित शब्द इस्तेमाल किया है। देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी में तो एक कमांड लीडरशिप पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारे द्वारा कभी किसी को कोई चेहरा आज तक नहीं बनाया गया। आप देखिए तमाम जो हमारे राज्यों के चुनाव होते हैं, हम कहीं किसी को चेहरा नहीं बनाते, ठीक है। जो अगर हमारी सरकार होती है तो मुख्यमंत्री जी होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं, ये उस चुनाव को लीड करते हैं, और जो कैंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनता है वो उसको चुनाव को लीड करता है। उसके बाद इलेक्शन के बाद में अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हमारे विधायक बैठ करके तय करते हैं कि हमें किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, आलाकमान का पर्यवेक्षक आता है। तो देखिए तमाम तरह की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, मैं आपको इस बात को, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा कि आपस में मतभेद होना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, बल्कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको अगर कोई नेता, अगर कोई एक जना कोई छोटी मोटी गलती भी करता है, अगर दूसरा उसकी पार्टी का नेता कहना चाहते हैं
आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पिछले 4 साढ़े 4 साल से जो कुछ चल रहा था उसे स्वस्थ लोकतंत्र कहना चाहिए और उसे लोकतंत्र के लिए अच्छा कहना चाहिए। आपकी बात का ये मायने अगर हम समझें, शिवत्सन जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर कितना लोकतंत्र महसूस हुआ, इस पौरुष भारद्वाज जी की बात को अगर हम ठीक से समझें, कांग्रेस के अध्यक्ष, इस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष कितने स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने में? उनको अपने हर फैसले के लिए पहले पूछना पड़ता है, ऐसी खबरें भी आती है। जी मीना जी, जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी है और वहां के दिशा निर्देश इन दोनों पार्टियों के लिए मानना बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि जिला अध्यक्षों की सूची लंबे वक्त तक अटकी रही। कुछ वक्त पहले जब 175 के करीब जिला सचिवों की सूची बनाई गई थी, दिल्ली ने पहले मंजूर कर दी और बाद में उसे रद्द कर दिया क्योंकि उसे लेकर आपत्ति मानी थी। तो हाईकमान का आदेश इन लोगों के लिए जरूरी होता है। लेकिन जिस लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है कि पार्टी में आपको अपनी बात हर फोरम पे यानी कि खुलकर भी रखने का दोनों ही पार्टी मौका दे रही है। लेकिन जनता के बीच में उसका संदेश किस तरह से जा रहा है, शायद इन पार्टी के बड़े नेताओं को भी ये बात सोचना चाहिए कि जनता क्या सोचती है। आप आपस में लड़ेंगे, एक दिन अपनी सरकार के खिलाफ ही बात करेंगे, अनशन करेंगे, रैली निकालेंगे, नालायक निकम्मा जैसे शब्द आएंगे, तो इसका मतदाताओं और जनता के बीच में कम से कम यह संदेश तो नहीं जाएगा कि इस पार्टी में लोकतंत्र है इसलिए सब कुछ बोलने की छूट है। ये इन चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जहां तक आप बता रहे हैं कि डोटासरा कितना फ्री होके काम कर पाएंगे, पिछले 3 सालों की यदि बात की जाए तो डोटासरा ही राजस्थान में एकमात्र ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने 3 प्रभारी देखे हैं। सबसे पहले अविनाश पांडे थे जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे जब डोटासरा अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अजय माखन आए, अजय माखन दूसरे प्रभारी। उस वक्त भी डोटासरा के हाथ बंधे थे, अजय माखन के वक्त भी हाथ बंधे थे। और अब सुखजिंदर सिंह रंधवा की बात करें तो सुखजिंदर सिंह रंधवा खुद ग्राउंड लेवल के आदमी है, ये बात तो बहुत माननी ही पड़ेगी। पंजाब में जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, यही कारण है कि उन्हें राजस्थान में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बात जो पार्टी अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष पहले पीसीसी अध्यक्ष को बताता है, पीसीसी अध्यक्ष प्रभारी को बताते हैं और प्रभारी जब दिल्ली जाता है तब हाईकमान को बताता है और जब तक जो फैसला होके आता है तब तक काफी कुछ बनकर बिगड़ चुका होता है। तो कुल मिलाकर ये जो सिफारिशी पदाधिकारियों की बात मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि आपने भी यही कहा था कि जितने भी पदाधिकारी बने कोई अलग अलग गुट के है, कोई सचिन पायलट, कोई इधर, तो ये केवल कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी में भी है। देखिए जब सतीश पूनिया जी अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने वसुंधरा जी के गुट के कई पदाधिकारियों को हटा दिया था। अब सीपी जोशी आए तो उन्होंने अपने हिसाब से बेहतर टीम चुनने के लिए जो सतीश पूनिया के टीम के थे उन लोगों को हटा दिया। बार बार ये कहा जाता है कि दरी पट्टी बिछाना या रगड़ाई, मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि रगड़ाई करने वाले नेताओं को जरूर कुछ ना कुछ अच्छा पार्टी मौका देगी। लेकिन ऐसे लोगों को कहां मिलता है जब सिफारिशी नेताओं की बात या जिसकी बात बार बार हमारे एक्सपर्ट भी कर रहे हैं, तो आम कार्यकर्ताओं का, आम नेताओं का क्या होगा। फिलहाल तो ये देखिए आरोप प्रत्यारोप का विषय हो सकता है इस चीज में कि किस पार्टी में कितना लोकतंत्र है, लेकिन एक बात है कि जिस तरह के संकेत आम जनता तक जाते हैं इस तरह की बयानबाजी और स्वस्थ लोकतंत्र के नाम पर, वो कई बार उल्टा भी पड़ जाता है पार्टी के बीच में। जी, और ऐसे में जनता उसे किस रूप में लेती है, यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनावों में जाना है, जनता के सामने जाना है, 5 साल बाद जनता ही तय करती है कि आपने 5 सालों में जितना जो कुछ हमें दिखाया, सिखाया, कहा, उसमें हकीकत कितनी थी और उसमें बयानबाजी कितनी थी। आज रंधावा जी के बयान में बयानबाजी कितनी है और उसका हकीकत में जो है वो असर कितना होगा, वही हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव तिवारी जी, ये जो रंधावा जी और आपके खास करके गोविंद डोटासरा के पिछले 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि डोटासरा डॉक्टर चंद्रभान या कांग्रेस के उन अध्यक्षों से कहीं ज्यादा अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते नजर आए, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाई, लेकिन स्वतंत्र नहीं है अपना कोई भी फैसला लेने के लिए। देखिए किसी भी पार्टी में लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन पार्टियों में लोकतंत्र है, ये बात अब आम आदमी के भी समझ में आने लगी है कि वहां लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। सब आदेश ऊपर से थोपे जाते हैं और वही चैनलाइज होते होते नीचे तक आते हैं। और जब वो, जैसा कि अभी हमारे मित्र बोल रहे थे वत्सल साहब, कि तब तक बहुत कुछ
बन और बिगड़ जाता है। तो डोटासरा साहब के साथ भी यही दिक्कत रही कि वो बहुत सारी चीजों में, आपका ऑडियो मेरे तक पहुंच नहीं रहा है, ये मीना जी आप बोल रहे हैं? जी सर, मैं नहीं बोल रही अभी, आप बोले प्लीज। मेरे को आपके वो एक्सप्रेशन से लगा आप कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं। नहीं सर, जी जी हाँ, प्लीज आप बोले ऑडियो की प्रॉब्लम। हाँ, तो ये डोटासरा जी का जो कार्यकाल रहा, इसमें इन पर बहुत सारे वंशवाद के भी आरोप लगे। कुछ परीक्षाओं में इन्होंने अपने संबंधियों को पास करा दिया, उसके लगे। अपॉइंटमेंट्स कराने में इनकी दखल रही, और विभिन्न नेताओं से, जैसे सचिन पायलट गुट है या और जो दूसरे बीकानेर संभाग के गुट है, उनसे इनका जो मतभेद रहे, तो उससे तो ये लगे साफ जाहिर होता है। और इसी वजह से इनकी जो 85 लोगों की इन्होंने सचिवों की लिस्ट भेजी थी, उसपे भी कहीं ना कहीं आपत्तियां आई और उस पर रोक लगी। तो डोटासरा जी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेश के साथ ही चलते रहे, बंधे रहे। और इसके अलावा उन्होंने, एक प्रदेश अध्यक्ष का होता है, पूरे संगठन को साथ लेकर चलता है, वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ता है। तो वो एक कमी जो सबसे ज्यादा रही डोटासरा जी के जो 3 साल के पिछले कार्यकाल में, जो मुझे लगी, हो सकता है मुझे गलत लगा हो, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ और जो मैं लोगों से मिलता हूँ उनको महसूस हुआ, वो मैं बता रहा हूँ कि डोटासरा साहब कहीं ना कहीं बायस्ड नजर आए इन 3 सालों में। जी जी, यही मैंने जानने की कोशिश की थी। दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी गोविंद सिंह डोटासरा को जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा वो मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना करने वाले ज्यादा नजर आते हैं। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस, संगठन और सरकार दोनों के बीच में, जनता के बीच में संगठन और सरकार जो है वो जनता के बीच का एक तरह से कड़ी होता है संगठन। मुराद अली जी, जो हालात कांग्रेस के हैं इस वक्त, वो कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी संभलने की कोशिश कर रही है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अपने आप को संभाल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास की जितना, क्योंकि प्रयास जब कोई व्यक्ति करता है तो सफलता भी मिलती है, कम और ज्यादा एक अलग मुद्दा हो सकता है। तो इनकी जो एकजुटता के प्रयास हैं, इनसे जो सफलता मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, उससे बीजेपी को कितनी चिंता है, कितना डर है? देखिए मीना जी, मैं फिर निवेदन कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसी प्रकार के भय से काम करने की आदत कभी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्म योगी होता है। और मीना जी, मैं फिर आपसे कहूं कि कांग्रेस के कारनामों की, काले कारनामों की फेहरिस्त इतनी काफी लंबी चौड़ी है कि कितनी ही एकजुटता का मंत्र फूंक दे, कितना ही चमत्कार कर दे, राजस्थान की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। राजस्थान का युवा वो नहीं भूला वो दिन, जिस दिन जो है यहाँ पेपर आउट हुए, 26 के 26 पेपर, और आज भी वो ओवर एज हो गए और खुदकुशी कर ली लोगों ने। राजस्थान के उस किसान ने जो है इनको माफ नहीं किया, जिन्होंने कर्जे की वजह से खुदकुशी की राजस्थान में। महिलाएं आज भी इनको माफ नहीं कर सकती, जिस तरीके से दिन दहाड़े चेन लूटी जा रही है, माँ बहनों की असमत लूटी जा रही है, दिन दहाड़े रेप हो रहे। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लें, अपराधों का बेताज बादशाह बन चुका है राजस्थान। अपराधों में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। इनके यहाँ सरकारी महकमों की अलमारियों में फाइलों के बजाय पैसे और सोने चांदी के गहने मिलते हैं। मीना जी, ये सारा मंजर, ये सारा नजारा राजस्थान के युवाओं ने भी देखा है, दलितों ने भी देखा है, महिलाओं ने भी देखा है, किसानों ने भी देखा है। कितना भी ये कर ले, सचिन पायलट जी का, अशोक गहलोत जी का राजीनामा करा दे, लेकिन राजस्थान की जनता में जो बदहाल यहाँ का राजस्थान का प्रदेशवासी हुआ है, उसे कभी नहीं भूल सकते। राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। अभी कह रहे थे कि क्या नहीं सहेगा राजस्थान, राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा, राजस्थान भ्रष्टाचार नहीं सहेगा, अब राजस्थान युवाओं के भविष्य को जो अंधकार में कर दिया गया है उसको नहीं सहेगा। इस तरीके से ये जो स्लोगन है, ये नारा है, ये नारा नहीं है, ठीस है, पीड़ा है, मन की ठीस है, राजस्थान के उन लोगों की ठीस है जिन लोगों ने राजस्थान में निर्दलीय सरकार को झेला है, इसके क्रूर शासन को झेला है। आप देख लीजिए, आप इनके खुद के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेरोजगार लोगों को जिनके पेपर लीक हुए उनको मुआवजा दें। इनके खुद के उप मुख्यमंत्री की मांग है।
आप खुद देख लीजिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की जनता पेपर लीक घोटाले से किस तरह हाथ हुई। जब मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग, कलाम कोचिंग जैसे लोग, डोटासरा जी के रिश्तेदार जब इससे जुड़े हुए हों, सीएमओ के लोग जब इस गोरख धंधे से जुड़े हुए हों, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डाका डला था राजस्थान के पेपरों पे। तो राजस्थान का युवा तैयार बैठा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर इस सरकार को हमेशा के लिए राजस्थान में रिपीट करने की मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। मैं कह रहा हूं मीना जी, न नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी। ये कितना है भी जो है वो जतन कर ले, राजस्थान की जनता तैयार बैठी है, सबक सिखाएगी इस निर्दलियों की सरकार जी। और ये सबक राजस्थान की जनता किसको सिखाएगी, ये तो जनता ने मन में तय कर रखा है। लेकिन इस वक्त तो दोनों राजनीतिक दलों की जो एक तरह से उम्मीद है और जो दावे हैं और जिस तरह से तैयारियां हैं वो ये है कि कैसे राजस्थान की जनता को अपने पक्ष में किया जाए। पौरुष भारद्वाज की, राजस्थान की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश के चलते ही कैबिनेट विस्तार की बातें भी हो रही है। कितनी सच्चाई है, कब तक होगा, अगर है ऐसी संभावनाएं? मैडम देखिए, कैबिनेट विस्तार की जो आप बात कर रहे हैं तो ऐसी कोई अभी तक तो मैं समझता हूँ जहाँ तक अभी खाली अटकलें ही हैं। ऐसा कोई धरातल पे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है इस तरह की कोई चर्चा फिलहाल नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से बाहर जो है एक सार्वजनिक पटल पे चर्चा हो सकती है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं ये भी आरोप लगा रहे थे, तो मैं इनसे कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि साहब नहीं सहेगा राजस्थान, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे तो राजस्थान की जनता आपसे कहेगी कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आपसे पूछेगी जनता कि आप 4.5 साल तक कहाँ गए हुए थे। आप लोग सिर्फ आपकी, पूरे राजस्थान ने आप लोगों की आपस की गुटबाजियां देखी है। पौरुष जी 4.5 जी साल तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था विपक्ष में रहकर आपके किए हुए कामों की विवेचना करने के अलावा। तो अब बारी आई है उनकी कि 4.5 साल बाद जनता के बीच जाएं और बताएं कि भाई इन्होंने क्या किया है, हिसाब लेखा जोखा पूरा बही खाता आपका लेकर जाएंगे। मैं इनसे मैं ये बात मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इनसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, एक दिशाहीन विपक्ष वो राजस्थान में देखने को हमें मिला। हालांकि ये लोग तो हमारे राहुल गांधी जी का संसद में, हमारे राहुल गांधी जी सहित हमारे तमाम कांग्रेस सांसदों का माइक बंद कर देते हैं लोग। ये आप देखिए, संसद को ठप कर देते हैं और कैसे साजिशाना पूर्वक जो मामला, इनके जो नेता जिस मामले को कोर्ट से वापस लेने की अर्जी लगा चुके थे, उस मामले को वापस ये लोग जीवित करके उनको साजिशाना पूर्वक हटवा देते हैं। परंतु हम लोग जो कांग्रेसी, जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम इस बात को चाहते हैं कि राजस्थान में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी बिना झूठ के एक हमारी स्वस्थ आलोचना करे। इस बात को लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदा इस बात को कही और हमेशा हमारे हर नेता इस बात को कहते हैं। परंतु 4.5 साल राजस्थान की जनता ने तमाशा देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये लगा कि माननीय वसुंधरा राजे जी के दिल्ली से कुछ संबंधों में खटास आ गई है, और जब राजस्थान के नेताओं को लगा कि वसुंधरा राजे जी की जगह अगर बाई चांस हो सकता है कि कभी राजस्थान में खुदा न खास्ता हमारी सरकार आ जाए, तो कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनेगा। एक अमिताभ बच्चन जी का शो चलता था, कौन बनेगा करोड़पति, राजस्थान में कि राजस्थान की भाजपा ने उसका नाम बना दिया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इन लोगों ने सबने किस तरह से आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये लोग अनैतिक तरीके से एक हुए, इन्होंने कैसे गुटबाजियां करी, ये राजस्थान की जनता को ये लोग भूल गए। ये लोग देखिए अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए लोगों ने देखा कि कैसे वीरांगनाओं वाला मामला, जो कि सबको इस बात को पता थी कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ सैनिक होने से मतलब नहीं होता, कोई साधारण व्यक्ति भी होता है, तो उसके यदि उसके खुद की पत्नी या उसके पुत्र जीवित होते हैं तो उसके कोई रिश्तेदार उसका वारिस नहीं हो सकता। परंतु आप देखिए कैसे ये लोग उन 3 वीरांगनाओं को बरगला करके लेकर क्या इन्होंने इतना बड़ा माहौल बनाया कि जैसे पता नहीं हमारी सरकार ने कितना बड़ा अन्याय कर दिया। फिर जब वीरांगनाएं जब बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई कि साहब ये क्या हो रहा है, ये कोई हमारे भाई, आप इसको अगर मंजूरी दे देंगे इनके दबाव में आके, तो कल को हमारी भी देवर या हमारी भी जेठ आकर के दबाव डालेंगे हमारे ऊपर, तब जाकर के लोगों को कदम वापस लेना पड़ा। देखिए, जब किरोड़ी लाल जी को हमारी सरकार ने जब धरने पर से हटाया, तो जब सतीश पूनिया जी ने उनका कहीं साथ नहीं दिया, हमने राजस्थान में इनका वो मंजर भी देखा कि एक ही दिन शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 3 कार्यक्रम चलाए। वसुंधरा राजे जी ने अपना जन्मदिन सरदार शहर में मनाया, सेम डे उस रोज सतीश पूनिया जी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा पे घेराव का ऐलान कर दिया। जब पता पड़ा उन्हें कि विधानसभा उस दिन बंद है। कहाँ चले गए पौरुष भारद्वाज जी, कहाँ मार्च में चले गए? आज तो हम जुलाई में हैं और बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, मैं निश्चित तौर पर आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ। अभी ताजा देखिए, इतिहास में जाएंगे पौरुष जी तो बहुत कुछ आपको भी याद दिलाएंगे। कहाँ रिसोर्ट में सरकार को जाना पड़ा, एकता होती तो वहां थोड़ी जाना पड़ता, देखिए मैडम, सबको मानना पड़ता।
लेकिन राजीव तिवारी अगर आप 5 मिनट का मुझे समय दें, अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दें तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अगर मैं 4 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि, 4 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार को 5वां साल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली 4 साल की सरकार थी और जो हमारी 4 साल की सरकार है, आप अगर मुझे 5 मिनट दे तो मैं मोटे मोटे आपको पॉइंट बताना चाहूंगा। देखिए, मैं आपसे बात कहना, बताइए मुझे परुष जी, मैं तुलनात्मक अध्ययन, आप तुलना, और मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि मैं जो भी आपके यहाँ पे आंकड़े बताऊंगा, इस कार्यक्रम को दर्शक भी कोई देख रहे हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हो, यदि मेरे द्वारा कोई बात झूठ बोली गई हो तो आप निश्चित तौर पे मुझे जो सजा देना चाहेंगे मुझे मंजूर होगी। तुलनात्मक मेरे पास आंकड़े हैं मैडम, हमने क्या काम किया, इन्होंने क्या काम किया। पौरुष भारद्वाज जी, आप खुद ही पीछे हट गए कि दर्शक भले देखे न देखे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर देखें। दर्शकों को ज्यादा अहमियत दीजिए, वो वोटर है। नहीं, दर्शकों नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता हो कि भाई ये ना कांग्रेस की प्रवक्ता है, अपने हित की बात बोल रहे होंगे, तो मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा हूं कि आप खुद देखिए कि आपकी सरकार ने क्या किया और हमने क्या किया। मैं आपको 4 साल का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का, हमारी सरकार का। देखिए, बीजेपी ने जो है 4 साल के अंदर, उसकी जरूरत नहीं है पौरुष जी, क्योंकि जो आपने काम किया है वो भी जनता ने देखा है, और जो इन लोगों ने काम किया है वो भी जनता ने देखा है। और जनता को ही हिसाब करना है तो आपको बैठ के लिस्ट बनाकर वो काम सुनाने की जरूरत नहीं है। शायद ये काम मुख्यमंत्री को भी करने की जरूरत नहीं है। शायद इस देश में लाभार्थियों के साथ संवाद जरूर करे सरकार, लेकिन उसका इतना जिस तरह से प्रचार प्रसार में जितनी धनराशि, जितनी एनर्जी लग रही है, उतनी अगर काम करने में एनर्जी लगाए तो शायद बेहतर होगा। और राजीव तिवारी जी, मेरी बात से आप सहमत होंगे? सहमत हूँ। और सरकारें क्या है कि उनको ये लग गया है राजनीतिक दलों को कि हम कोई एक ऐसी योजना देंगे और उससे हम, और ये जो एक ट्रेंड चला है, ये चला है यूपी के चुनाव के समय। यूपी के चुनाव में जो फ्री योजना थी, 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन, उसका बहुत बड़ा एक असर पड़ा था मतदाताओं पर, जो कि क्योंकि यूपी में आप भी जानते हैं बहुत गरीबी है, और वहां लोगों को फ्री राशन जो मिला उससे वो जो वोट का ट्रेंड चेंज हुआ, तो लोगों को लगा इनको मुफ्त में दो सबको है, तो मुफ्त में जिसको देंगे हम उससे हमारी तो चल जाएगी सरकार, बन जाएगी सरकार। तो ये जो एक बहुत ही बुरा, एक जो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है कि हम लोगों को मुफ्त की खाने की आदत डाल रहे हैं, मुफ्त का पहनने की आदत डाल रहे हैं, मुफ्त का स्कूटर, मुफ्त का लैपटॉप, मुफ्त का फोन, अरे मुफ्त का कर करके फिर आप उनको उनकी जो मैन पावर है जो उसको आप खत्म कर रहे हैं बिल्कुल देश। और हम और दुनिया में प्रचार ये हो रहा है कि देश जो है वो युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा यहाँ पे मानव शक्ति जो है यहाँ पे पूरे विश्व में भारत में है, और हम उसी को बिल्कुल बेकार नकारा बनाने के लिए तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप मुफ्त में दीजिए, उनको उनकी जो काबिलियत है उसका पुरस्कार दीजिए, ना कि उसको बिना काबिलियत देके उसको मुफ्त में दे दीजिए। अगर किसी को वाकई खाने की जरूरत है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो उसको सरकार दे, मुफ्त में दे। लेकिन ये थोड़ी कि आपने घोषणा कर दी कि हम तो इतने लोगों को दे देंगे, और उसके बाद 81 करोड़ लोगों को, मैं तो ये हैरत में हूँ कि 81 करोड़ लोगों को हमारे यहाँ पे मुफ्त में राशन मिल रहा है और 47 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। ये मतलब आंकड़े खुद ही विरोधाभासी हैं सर। हाँ, इसीलिए पौरुष भारद्वाज जी जब आंकड़ों की बात कर रहे थे तो मैंने इसीलिए समय सबका बचाने के लिए कि आंकड़े तो जनता के दरबार में रखने हैं। गुलाब बत्रा जी, कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, हालांकि इस बात की जानकारी कांग्रेस के पास अभी नहीं है। कांग्रेस संगठन से हमारे पास पौरुष भारद्वाज जी हैं, उनके पास अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। फिर भी मान लीजिए अगर कैबिनेट विस्तार की बातें हो रही है, इस वक्त होती हैं, तो क्या रंधावा जी का बयान कैबिनेट विस्तार में जो नाम आने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक संदेश, एक मैसेज देने की कोशिश है? पहली बात। और दूसरी बात, इस तरह की कैबिनेट विस्तार 4 महीने पहले होते हैं तो उससे आने वाला मंत्री क्या कुछ कर पाएगा, और क्या उसके मंत्री बन जाने से उस इलाके की जनता पार्टी को वोट दे देगी? अभी राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है। आपको अगर याद हो, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में पुरानी विधानसभा में और आखिरी चरणों में
मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई थी, उस समय घनश्याम तिवारी को और विद्युत मंत्री बनाया गया था। मुझे याद है कि उन्होंने हम मीडिया के मित्रों को आग्रह किया था कि आप भैरव सिंह जी से अनुरोध करो कि मुझे मंत्रिमंडल में किसी तरह से शामिल नहीं करें, अगर मुझे शामिल करेंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। और वो वास्तव में चौमू से 44,000 वोटों से हार चुके थे। यानी जिस समय यानी जब चुनाव सर पर हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं 2 महीने पहले, यानी अगर नवंबर में चुनाव होते हैं आपके, तो सितंबर में आपको कैंडिडेट घोषित करने पड़ेंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। उस समय कहाँ मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसकी क्या ये केवल बेसिर पैर की खबरें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना कोई संभव है। वो इसलिए है कि केवल कोहनी में कैसे गोड़ लगाया जाए, कैसे लोगों को और भ्रमित किया जाए अपनी पार्टी के लोगों को। यानी अभी तक कितने बोर्ड और यूआईटी की बातें चल रही थी, कभी किसी बोर्ड की बात चल रही थी। यानी साल का आखिरी चरण है जिस समय, और विधानसभा चुनाव की मैदान सज चुका है, कैंडिडेट की तैयारियां चल रही हैं, घोषणा पत्रों की अब बाढ़ लगेगी, उसके लिए विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है, किस तरह से और सर्वे कराए जा रहे हैं, हमारी कितनी सीटें आएंगी, हम कितनी बार रिपीट। जब इस माहौल में, और मैं नहीं समझता कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार की बातें केवल अटकलें और इन अटकलों को सिरे से खारिज करने योग्य हैं। दूसरी बात, अभी जैसे डोटासरा जी के लिए कहा उनका मूल्यांकन क्या किया जाए। आपको याद होगा तो डोटासरा जी अध्यक्ष बनने से पहले शिक्षा मंत्री थे, और मंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में आज गॉडफादर बन चुके हैं कांग्रेस की राजनीति में। और यही नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी स्थिति में और ये प्रयास किया जाए या इसलिए अपेक्षा की जाए कि डोटासरा एक स्वतंत्र रूप से संगठन के भले अध्यक्ष बन गए हों, और जो व्यक्ति, जो राजनेता मुख्यमंत्री के अधीन एक मंत्रिमंडल सेवक के रूप में उनकी कृपा से और मंत्री पद का दायित्व संभालते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद का भी दायित्व संभाला, लेकिन 2 पद की सिद्धांत को लेकर के उनको मंत्री पद तो छोड़ना पड़ा। तो क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति और सरकार को और चेतावनी के साथ काम कर सकेगा? वो तो जैसा शुरू में कहा गया कि जैसा निर्देश मिलता है पार्टी हाईकमान से या सरकार से, उसका अनुसरण हर एक प्रदेश अध्यक्ष को करना पड़ता है। और पीसीसी को चलाने के लिए संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है और सब चीजों की जरूरत भी पड़ती है, तो उसमें सरकार का सहयोग जरूरी है। हाँ, तालमेल अगर होता है तो और बेटर होता है, अच्छे रिजल्ट आते हैं, संगठन की स्पीड बढ़ जाती है, ये बात सही है। लेकिन ये जो इस स्थिति में मैं नहीं समझता कि चुनाव के इस आखिरी चरण में, जहां अगले 3 महीने बाद चुनाव की तैयारी हो जाएगी, प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी और लंगर वोट कैसे जा चुके हैं, उस समय ये बोर्डों की नियुक्ति और उसका कुछ मैं नहीं समझता कि इसका कोई औचित्य है जी, और ना इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। जी, तो इसका कोई राजनीतिक लाभ अगर नहीं मिलेगा श्रीवत्सन जी, उसके बाद भी इस तरह की चर्चाएं वाकई हैं 4 दिनों में विधानसभा में कुछ हो सकता है, या फिर सिर्फ गुलाब बत्रा जी जैसे बता रहे हैं ये सिर्फ खबरें बाजार की हैं और इसमें कुछ सच्चाई है नहीं? जी देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा में बीजेपी भी पूरी तरह चुप बैठेगी और कांग्रेस सरकार भी, क्योंकि ये आखिरी मौका है उनके पास, क्योंकि अब आचार संहिता जल्दी ही लगने वाली है 2 महीने के अंदर अंदर। तो सरकार की कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा बिल लेके आए और जो उसने योजनाएं बनाई है उसका परमानेंट लाभ आम जनता तक मिले, इसकी कोशिश होगी। और विपक्ष उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा जो अब तक सड़कों पर दिखाई दिया है। लेकिन मैं बात फिर से आज उसी सब्जेक्ट की करता हूं जिस सब्जेक्ट के साथ आपने इस पूरे डिबेट की शुरुआत की थी। रंधवा जी का एक और बयान है, आज उन्होंने स्पीच में बहुत साफ तौर पर सभी कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए कह दिया था कि अब पार्टी में निष्ठावान नेताओं की जरूरत है। यानी कि जो पार्टी की विचारधारा की बात करेगा, एकजुटता की बात करेगा, वही पार्टी में रहना चाहिए, वरना ऐसे जो नेता ऐसा नहीं कर सकते वे पार्टी छोड़कर चले जाएं। बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि देखिए चुनाव के मौके जब भी आता है चुनाव, तो उस वक्त सभी नेता कार्यकर्ताओं से सबको कहते हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, हमारी पार्टी में शामिल होइए, हमारे साथ काम करिए। लेकिन शायद प्रभारी के रूप में आज रंधावा पार्टी में पिछले जो 1 साल से वे करीब प्रभारी, जब से प्रभारी बने हैं, जिस तरह से गुटबाजी देख रहे हैं, जिस तरह से तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं, आज शायद उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर आप नहीं निष्ठावान हो सकते, एकजुट होकर काम नहीं कर सकते, तो वे पार्टी छोड़कर पार्टी चले जाए, दूर से कहीं भी चाहे, कोई लेना देना नहीं होगा पार्टी का। लेकिन उन्होंने जिलाध्यक्ष जिन्हें बनाया है, उन्हें मुख्य अपने एक जो स्थानीय विधायक है उसके बराबर का अधिकार दे रखा है। जब पार्टी आपके लिए सब कुछ कर रही है
तो ये नेता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे उतना क्यों नहीं कर पाते जितनी उम्मीद पार्टी उनसे करती है या उन्हें जितना करना चाहिए। यहां तक कि पिछले कुछ मीटिंग में भी देखा गया, डोटासरा जी और अंदवा जब भी जिलों में मीटिंग में जाते थे तो कई पदाधिकारी उस जगह पे आते ही नहीं थे, उस मीटिंग में ही नहीं आते थे। तो ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है। और साफ तौर पर आज इस बात को लेकर भी कहा गया है कि जब हम प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष बतौर आपके पास आ रहे हैं और आप ही बिना बताए उस मीटिंग में उपस्थित नहीं रहते, उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहते हो, तो हमें ऐसे पदाधिकारियों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही है और मजबूर हो गए, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस की जहां तक बात की जाए 3.5 साल में यानी 2020 के बाद की बात की जाए, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। सरकार अपनी जगह ठीक काम कर रही थी, लेकिन संगठन में शायद बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। अब उसे सुधारने की एक बड़ी कोशिश शुरू हुई है। बीजेपी की भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है कि सबके सब कांग्रेस के लिए ही लागू होता है। बीजेपी के भी तमाम केंद्रीय नेता यहाँ पर राजस्थान आ रहे हैं, बार बार एकजुट करने की कोशिश करते हैं और बार बार उन तमाम नेताओं को एक मंच पर बैठाने की कोशिश करते हैं जो कि अब तक अलग थलग काम करते हुए नजर आते थे। तो अब क्या बीजेपी के बड़े नेताओं का भी फर्ज नहीं बनता कि संगठन और पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व उनसे उम्मीद कर रहा है, कम से कम उसी हिसाब से कम चुनाव तक तो वे काम करें। ये इसी पे तय होगा कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूती से जनता के बीच में अपनी बात रख पाएगी। जी जी। गुलाब बत्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक सवाल भी है आप जो कहना चाह रहे थे उसके साथ, कि अगर रंधावा ये कहते हैं, चाहे मजबूरी में कहें वो, कि जिसको जाना है वो चले जाएं, या वो किसी को प्रेरित भी कर रहे हैं इस तरह से कि भाई उनको जिन पक्षों को संतुष्ट करना है वो तो रहें, और जिन पक्षों को वो संतुष्ट नहीं कर सकते, जिनकी मांगों को वो नहीं मांग सकते, उन्हें एक तरह से टेम्प्ट कर रहे हैं कि भाई आप जाओ। देखिए रंधावा साहब की बातों में अंतर विरोध इस रूप में है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जनों से उन्होंने कहा है कि अपने आप को पार्टी को अपने ऊपर मानो, पार्टी सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। कांग्रेस जनों से ये अपेक्षा उन्होंने की है। दूसरी तरफ अगर ये बात आती है कि और जो संकेत उन्होंने जो दिया है कि जिनको असंतुष्ट है, जाना असंतुष्ट, तो पिछले 4 वर्षों से यही खेल चल रहा है पार्टी में, चाहे उसको मन मुटाव कहो, गुटबाजी कहो, सरकार को गिराने के षड्यंत्र के आरोप लगे और किस किस तरह से शब्दावली इस्तेमाल की गई है दोनों तरफ से, उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ रंधावा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जन पार्टी को अपने ऊपर माने, दूसरी तरफ पिछले दिनों ये खबरें आई थी कि राजस्थान सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो जनहित के फैसले लिए हैं, हर 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त किया जाएगा जो पार्टी सरकार ने जो जनहित में व्यापक निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को पहुंचाएगा। अगर ये बात आती है तो इससे फिर सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस जन पिछले 4 सालों से क्या कर रहे थे, सरकार को ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि वो हर 200 विधानसभा क्षेत्र में एक एक व्यक्ति नियुक्त करने पर मजबूर हो रही है। और कांग्रेस जन दूसरी तरफ कहा जाए कि कांग्रेस जन और पार्टी से अपने आप को ऊपर माने, तो ये कैसे बड़ा विरोधाभासी स्थिति में सरकार रिपीट होने का सवाल जो आता है। बीजेपी तो सोच रही है कि सरकार के खिलाफ जो एक असंतोष है, कथित असंतोष है, उससे हमारी झोली में सत्ता आ जाएगी, इसलिए इस बुलावे में बीजेपी को भी नहीं रहना चाहिए। इस बार जो मुझे लगता है सवाल दोनों तरफ से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, पार्टी अपनी एक जगह है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर होना है, उनकी छवि समाज में क्या है, इस तरह की वो और ईमानदारी से या जिस तरह भी उनके स्वच्छ छवि वाले लोग हैं, इनको निश्चित रूप से तरजीह मिलेगी, ये मैं सोच के चलता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रचार प्रसार से और कैंडिडेट पार्टी के संगठन के हिसाब से कोई चुनाव जीत पाएगा। चुनाव जीतने के लिए व्यक्ति को अपने लेवल पर अपने संगठन पार्टी का निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, आधार मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आम मतदाता में अगर उसकी स्वच्छ छवि होगी और ऐसे कैंडिडेट दोनों तरफ से आएंगे तो निश्चित रूप से उनको चुनाव में विजय मिलेगी। और पिछली बार कुछ कोशिश भी हुई है, चाहे मीडिया के माध्यम से इस तरह के स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाने के लिए प्रयास भी हुए हैं। ये अगर प्रयास होता है बड़े पैमाने पर तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में एक साफ सुथरापन आ सकेगा। जी मुराद अली जी, रंधावा जी ने संकेत दिया है जिसको जाना है चला जाए, आपकी कुछ लोगों से बातचीत हो रही है कांग्रेस पार्टी के? नहीं मीना जी, नहीं, ये जब उन्होंने संकेत देखिए, आप जो उन्होंने कहा कि अपने आप को कांग्रेस जनों को जो उन्होंने कहा है कि पार्टी अपने से पार्टी को ऊपर मानो, ये संकेत किसके लिए है? ये संकेत निश्चित रूप से पायलट के लिए है। ये
मैं मान के चलता हूँ एक मीडिया कर्मी के नाते से कि जो अपने आप को यानी इतने अपनी जो सरकार को गिराने पर जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने सरकार को स्थिर करने का गिराने का प्रयास किया, भले वो उसमें तो सफलता नहीं मिली। जब ये स्थिति बनती है और अब धीरे धीरे आप कितने हाईकमान के लेवल पर प्रयास किए और आप मीडिया के सामने मुस्कुराहट के साथ सारे चल रहे हैं, लेकिन बीच में जो शब्दावली इतनी इस्तेमाल हुई है, मतलब निम्न स्तर की जो शब्दावली दोनों तरफ से हुई है, उस स्थिति में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में और इस तरह का जो माहौल पैदा हुआ है, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। जो ये अंतर्विरोध से पार्टी जूझ रही है, उसी स्थिति में रंधावा साहब का ये कथन कि जिनको जाना है बाहर जाए, तो किन के लिए संकेत है ये? और अब तक फिर क्यों चिपकाए रखा है आपने? फिर क्यों कोशिश की जा रही है कि एकजुटता का संदेश दें? बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है कि उनका कोई गुटबाजी सभी पार्टियों में है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हर एक में होता है कि ये गहलोत का आदमी है, ये सीपी जोशी का आदमी है, ये पायलट का आदमी है। जब ये हर विचारधारा की बातें अलग कही जाती है, वो सिद्धांत रूप में है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में हम बराबर ये दिखाई दे रहा है। जी मुराद अली जी, मेरा सवाल ये था कि अगर कांग्रेस से कुछ लोग जाएंगे तो आपकी तरफ आएंगे कि कहीं तीसरे मोर्चे में अपनी जगह बनाएंगे? देखिए मीना जी, ये तो समय के गर्भ में इसका जवाब जो है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी की तरह माँ बाप का संजय बनने की चेष्टा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक कहना चाहूंगा कि जिस घर में जिस परिवार के सदस्य की अगर बात सुनी नहीं जा रही है और उसे नालायक और निकम्मा तक कह दिया गया हो, फिर भी वो अगर वहां पर रुके हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। तो निश्चित तौर पे उन लोगों को सीखना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने जिस तरीके से जो है देखा होगा आपने कि राजेश पायलट जी ने तो सोनिया गांधी जी के सामने जो है इलेक्शन लड़ने की घोषणा कर दी थी, संगठन के चुनाव लड़ने की। तो मैं समझता हूँ कि उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक मैसेज है, उनको समझना चाहिए। अगर गुलाब जी ये कह रहे हैं कि वो सचिन पायलट जी के लिए इशारा है, तो फिर सचिन पायलट जी को भी समझना चाहिए, अपने आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की बात यह है मीना जी की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने ताकत, अपने संगठन की मेहनत के दम पे, अपने बूथ के दम पे, अपने पन्ना प्रमुख के दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का मादा रखता है और उसी के लिए वो दिन रात काम कर रहा है। इसलिए इनके खुद के काले कारनामे इनकी सरकार को लेके डूबेंगे। इनके यहाँ जिस तरीके से बंदरबाट हुई है, आपने पूरे राजस्थान ने देखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से रातों रात ग्राम पंचायतें जिले का रूप ले लेती है, इस राज्य में कुछ भी संभव है। आप समझिए, यहाँ पर जो एक पेपर को चोर चुरा लेता है, दूसरे को छोड़ देता है, सोने की चोरी हो जाती है, चांदी छोड़ देते हैं। इस तरीके का जो अपराध है, संगठित अपराध जो राजस्थान में फैला, और जिस तरीके से यहाँ पर मतलब जो है माहौल बिगड़ा, भाईचारा बिगड़ा, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ राजस्थान में खराब हुई, इसके लिए ये निर्दलियों की सरकार, जो ब्यूरोक्रेट्स के इनके खून में इनके हाथ रंगे हुए हैं, ऐसे लोग इस सरकार में शामिल हैं। और ये सरकार का तो जो है अब ऊपर वाला ही धनी धोरी है। राजस्थान की जनता इस सरकार का बोरिया बिस्तर समेट देगी, और जो कोई आना चाहे, जो कोई जाना चाहे, उनका अपना खुद का विवेक है, वो अपने विवेक से काम करे। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप। आत्मसम्मान की चिंता सचिन पायलट की बीजेपी को हो रही है, और पार्टी की चिंता पौरुष भारद्वाज जी, बस आखिरी सवाल लूंगी। आत्मसम्मान सचिन पायलट का बचाना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? वो परिवार के सदस्य हैं, छोटे हैं, उम्र में अनुभव कम है। देखिए बात ऐसी है मैडम कि सचिन पायलट जी के बारे में जो अभी जैसा कि इन्होंने कहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के निजी विचार नहीं थे। ये असल में इनकी पार्टी की थीम ही यही चीज है कि लड़ाओ और राज करो। असल में जो अंग्रेजों की थी फूट डालो राज करो, ये उसी तरह की थीम पे को ये हिंदुस्तान में उस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। आप देखिए कैसे ये चुनाव में जाते हैं तो हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं, कैसे ये सामने वाली पार्टी के दो नेताओं को उकसाते हैं। देखिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर अशोक जी ने पहले एक मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमारे न्यूज 24 के कार्यक्रम में कहीं हिंदू मुस्लिम और इस तरह की हम बात नहीं करते। हमारे देश के नागरिक सिर्फ नागरिक हैं, और आप प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भी कोई बात रखें अपनी,
तो इसी तरह से भारत के नागरिकों का, ये बीजेपी को भी इस बात की स्वीकृति नहीं है कि वो हमारे मंच पर आकर इस तरह की चर्चा करे, और यही हमारी कोशिश है मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, देखिए भारद्वाज जी, आज के लिए इतना ही समय कम है इस वक्त हमारे पास। आज की इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। न्यूज 24 पर हर शाम 6 बजे राजस्थान की राजनीतिक हलचल से जुड़ी हुई हर विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं हमारे वरिष्ठ मेहमानों के साथ। आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। अपने फीडबैक के लिए आप अपने सुझाव हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, और आपके लाइव में जो प्रश्न है उनको भी आप हमारे पैनल से पूछ सकते हैं। अभी मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।